नमस्कार। बिहार के चुनाव जनाब ऐसा लग रहा है जैसे कि आईपीएल का फाइनल भी इसके सामने पूरी तरीके से फेल है। और हो भी क्यों ना, आज तक इतना रोचक इतना दिलचस्प मुकाबला कहीं देखा है आपने? चुनाव से पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे कि महागठबंधन शायद कमाल कर जाए, एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा भी किया जा रहा था। एग्जिट पोल भी कुछ ऐसे ही रिजल्ट्स सामने रख रहे थे, जिसके बाद प्रतीत होता था कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में शायद एक नई सरकार, एक नई सुबह होती हुई दिखाई देगी। लेकिन क्या किसी को इस बात का अंदाजा भी था कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के गठबंधन को हरा पाना इतना मुश्किल होगा, इतना मुश्किल कि दरअसल अब तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ही पीछे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, बहुत पीछे। हालांकि अभी भी तकरीबन 15 से 20 ऐसी सीटें हैं जो उलझी पड़ी हैं। जी हां, यह भी एक तरह से पहली बार हो रहा है। भले इसे कोरोना काल की वजह से कहा जाए कि ये तमाम दिक्कतें हैं और काउंटिंग का प्रोसेस जो है बड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 करोड़ मतदाताओं के मत की गणना होना बाकी है। तो आप सोचिए, ये खेल तो बहुत देर तक चलेगा। सारे कार्यकर्ता अभी से ही उत्साहित हो रहे हैं। खास करके एनडीए खेमे में खुशी जबरदस्त है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एनडीए खेमा उदास होगा आज। अगर आप जेडीयू के कई नेताओं की बात करें, जैसे कि केसी त्यागी, उनसे जब मैंने कल बात की थी इंडिया टीवी पर, तो उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था, भाई हम तो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, जनता को फैसला करना है कि वो क्या करेगी। हमने बड़ा अच्छा काम किया है, नीतीश कुमार के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता। अब देखिए क्या होता है। ये अपने आप में कहने के लिए किसी भी राजनेता के लिए काफी था कि दरअसल जेडीयू के तमाम नेता ये मान रहे थे कि इस बार बाजी उनके हाथ से फिसल चुकी है। नीतीश कुमार को लेकर जो एंटी इनकम्बेंसी की बातें लगातार सामने आ रही थी, वो भी शायद बहुत हावी थी जेडीयू पर। भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता हालांकि बड़े उत्साहित थे। भूपेंद्र सिंह यादव, जो कि लगातार बिहार में अपने पैर जमाकर बैठे हुए थे और जिन्होंने यादव वोट में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश की, वो बड़े उत्साहित थे। जब वो दिल्ली पहुंचे थे तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भारतीय जनता पार्टी का यही बताया था कि तकरीबन 120 से 125 सीटों पर एनडीए आएगा, और लगभग उसी के आसपास आंकड़ा आता हुआ दिखाई भी दे रहा है। तो फिर क्या हुआ, आइए जरा थोड़ी बहुत चर्चा इस पर कर लेते हैं कि दरअसल हुआ क्या। पहले फेज में जिस तरह का मतदान हुआ, उस फेज के मतदान से एक बात तो स्पष्ट निकली, जो कि अभी नतीजों और रुझान से भी सत्यापित हो रही है, कि महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने अपना रुझान बड़े स्पष्ट तरीके से सामने रखा। लेकिन दूसरे फेज के कैंपेनिंग से पहले, यानी कि पहले फेज के मतदान के दिन ही दूसरे फेज के कैंपेनिंग की बात शुरू हो गई थी, और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले जंगल राज के युवराज की संज्ञा शुरू की। और ऐसे ही जंगल राज की परिकल्पना और किस तरह से जंगल राज बिहार में एक बार फिर क्रिमिनलाइजेशन का वेव ला सकता है, लगता है लोगों के मानस पटल पर बड़े पैमाने पर घूमने लगा। और फिर उसके बाद एक और चमत्कार होता दिखा, जो कि तीसरे फेज में दिखा। तीसरा फेज, जिसमें हर कोई यह मानकर चल रहा था कि 78 सीटों में से कम 45 सीटें महागठबंधन की झोली में जाएंगी, उस पूरे फेज में जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रहा है। खास करके उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं। इन इलाकों में एमआईएम का वर्चस्व जिस तरीके से 5 सीटों पर निकल कर आ रहा है, यह बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक पर आरजेडी से कहीं ज्यादा आधिपत्य एमआईएम ने खास करके जो किशनगंज का इलाका है उसके आसपास रखा है। एमआईएम पहले 1 सीट जीती थी 2015 में, लेकिन अब 5 सीटों पर उसने अपना एक तरह से अच्छा लीड बना लिया है। 2 सीटें जीत भी चुकी है 5 में से। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की भाषा शैली, लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना और संवाद मुसलमानों के बीच में काफी घर कर गया है। इस पूरे चुनाव के दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने हालांकि सिर्फ 25 के आसपास अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी लगातार सीएए और एनआरसी की चर्चा कर रहे थे, और शायद ये बात मुसलमान वोटरों के बीच में काफी घर कर गई, जिसकी वजह से सीमांचल के पूरे क्षेत्र में महागठबंधन को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस क्षेत्र में दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 2015 में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उन क्षेत्रों में महागठबंधन का बढ़त दिखाई दे रही है कई सीटों पर। और सीमांचल के क्षेत्र में जहां पर ऐसा लग रहा था कि महागठबंधन को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, वहां पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलता दिख रहा है और एमआईएम वहां पर आगे है।
यानी कि एक बड़े उलटफेर की बात सामने आई है। और इसके साथ साथ एक और बात स्थापित हुई है, जो कि लगातार हमने देखा था पूरी चुनावी प्रक्रिया में भी, और वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा सबसे बड़ा चेहरा है। लेकिन इस बात को लेकर कोई बहुत बड़े पैमाने पर एनालाइज करने को तैयार नहीं था कि क्या प्रधानमंत्री की अपील पर, प्रधानमंत्री के नाम पर बिहार की जनता विधानसभा के चुनाव में भी मतदान करेगी। अगर एनडीए की जीत होती है और जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील हो जाते हैं, तो जाहिर सी बात है एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का होगा तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होगा। और एक बार फिर यह स्थापित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चेहरा है, बल्कि एनडीए के खेवैया भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील, लोगों तक उनका जनसंवाद और उसके साथ साथ तमाम सेंट्रल स्कीम्स के जरिए लोगों तक जो पैसे पहुंचाने का कार्यक्रम है, इसने केंद्र सरकार के लिए बहुत जबरदस्त फील गुड फैक्टर क्रिएट किया है। और प्रधानमंत्री की लोकप्रियता उस पर जब चढ़कर बोलती है तो फिर वो तूती बोलती है, क्योंकि इस चुनाव में जो भी प्रतीत हो रहा था उसमें इतना तो तय था कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब नहीं होगा, और देखिए नहीं हो रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने 2015 के परफॉर्मेंस से कहीं बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ आगे है। लेकिन जेडीयू को भी पार लगा देगी भारतीय जनता पार्टी, इसकी उम्मीदें जरा कम थी। लेकिन ऐसा लगता है कि अब आखिरकार नीतीश कुमार को यह मानना ही पड़ेगा कि अब वो बड़े भाई नहीं रहे। अब बड़े भाई का दर्जा भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये बात अलग है कि बड़े भाई के साथ साथ अपने जिम्मेदारी का बोध उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएगी। लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो कितने दिन तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस पर भी सवाल रहेगा, क्योंकि इस बात का दबाव उनके ऊपर हमेशा रहेगा कि उनकी पार्टी के पास कम सीटें हैं और बीजेपी के पास कहीं ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी के प्रति उनकी अकाउंटेबिलिटी भी बतौर चीफ मिनिस्टर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ऐसे में कई तरह की परिस्थितियां अब सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा चुनाव तो जनाब देखा ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कि हम 1996 में वापस लौट गए हैं, जहां 72 घंटे में नतीजे सामने आते थे, रुझान आते थे, और उस पर 3 दिन तक हम विचार मंथन क्या करते थे। सुबह से लेकर शाम हो गई, शाम से रात होने को आ रही है, और अभी भी कुछ पता नहीं है कि क्या होगा। ऐसा लगता है जैसे कि कल सुबह शायद पता चल पाएगा कि क्या होगा। तो अगर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त लग रहा है ईवीएम के जमाने में, तो 72 घंटे में क्या बुरा था। तो ऐसा चुनाव तो ईवीएम के लॉन्च होने के बाद पहली बार देख रहे हैं, जहां पर इतने बुरे पैमाने पर उलझा हुआ चुनाव है, कांटे का मुकाबला है। इतने कांटे का मुकाबला होगा ये तो शायद ही कोई सोच सकता था। लेकिन ये जनता है, जनता के मन के भीतर झांक कर देख पाना बड़ा असंभव है। राजनेता भी चुप करते हैं, पत्रकार तो चुप करते ही हैं, हमारी तो आदत हो चुकी है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर बिहार की जनता आज एनडीए को चुनती है तो जाहिर सी बात है हमें जनता के विवेक पर विचार करना चाहिए, सोचना पड़ेगा, तलाशना पड़ेगा कि आखिरकार बीते 5 सालों में तमाम तरक्की के वायदे करने के बाद भी जब नीतीश कुमार की सरकार उन तरक्की के वायदों को पूरा नहीं कर पाई, तो फिर क्या वजह थी, क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से लोगों ने नीतीश कुमार को ही पसंद किया। क्योंकि इसमें तो कोई दुराई नहीं है कि हर कोई जानता था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है। तो फिर इस बात पर कोई शोध होगा, विचार होगा। बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे कि देखिए वो साइलेंट वोटर था जो बाहर निकला और उसने वोट किया। लेकिन वो साइलेंट वोटर कौन था? क्या वो महिलाएं हैं जो नशाबंदी की वजह से खुश हैं और उन्हें पता है कि उनके पति अब घर पर ज्यादा वक्त व्यतीत कर रहे हैं? 2.5 लाख से ज्यादा लोगों को जेल हुई है, क्या उन परिवारों से भी नीतीश कुमार को समर्थन मिलेगा? ये तमाम बातें हैं जिस पर शोध होगा, लंबी चर्चाएं होंगी, शायद 2-4 किताबें भी लिखी जाएं। लेकिन बिहार के चुनाव देश के चुनावी माहौल के लिए हमेशा एक सबक होते हैं। तो क्या ये सबक बाकी विरोधी पार्टियां समझ पाएंगी जो आज एनडीए के विरोध में खड़ी हैं? और अगर ना समझ पाए तो दुर्भाग्यपूर्ण होगा। समझ गई तो शायद एक नई रणनीति के साथ सामने आएगी, क्योंकि अगले साल 5 महत्वपूर्ण बड़े चुनाव हैं जो सामने हैं। चाहे आप असम की बात करें, या फिर आप पश्चिम बंगाल की बात करें, या फिर तमिलनाडु केरल की बात करें, या पुडुचेरी की। 5 राज्यों में से 2 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत कुछ दांव पर है। असम में तो सरकार है और पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के आसार। बिहार की जीत जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करेगी और विरोधियों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जबरदस्त चुनाव है साहब। ऐसा चुनाव बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। और इसीलिए इस बात को मानते हुए मैं बस यही कहना चाहता हूं कि पत्रकारिता के इस दौर में आज तकरीबन 27 साल होने को आ रहे हैं
27 साल में जितने उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं, कुछ भी असंभव नहीं लगता और कोई भी चीज आपको आश्चर्यचकित नहीं कर जाती। हाँ, एक नया सबक मिलता है, कुछ नया इंसाइट मिलता है, ताकि आप समझ सकें और लोगों की मानसिकता और लोगों की सोच को बेहतर तरीके से पढ़ सकें। क्योंकि अगर पत्रकार ऐसा नहीं करता तो शायद वो पत्रकारिता ही नहीं करता। बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार फिर बात करेंगे कि दरअसल क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं आपके पीछे जरा एक सेकंड मेरे साथ बने रहिएगा। मैं अपने मित्र को ये फोन दे रहा हूं ताकि आपकी जो राय आ रही है उसके बारे में जरा हम चर्चा कर सकें। बस मुझे 1 मिनट का वक्त दीजिए और जैसे ही मेरे पास आपकी राय आती है और आपके सवाल आते हैं, सवालों का जवाब देना भी शुरू करते हैं। कुछ चर्चाएं होंगी, जाहिर सी बात है इन चर्चाओं से बहुत कुछ मिलता है। तो आइए, आपकी राय अब मेरे सामने आ रही है तो जरा बात करते हैं। अमर सिंह गुजर जी हैं। रूही सिंह, डू यू वांट टू स्टे एट होम एंड अर्न, माफ कीजिएगा तो कुछ और बहुत सारी चीजें हैं सामने आ रही हैं। बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी जिंदाबाद और तमाम तरह के नारे लग रहे हैं। भाई ठीक है, आप अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं को सामने रख सकते हैं। कई सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सवाल तो सामने रखिए। जी विजेंद्र सिंह पंडीर जी हैं, विजेंद्र सिंह पुंडीर जी हैं। इनका कहना है कि बीजेपी को बिहार में कोई मुस्लिम चेहरे का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए बिहार में, ताकि अन्य राज्यों को सही मैसेज जाए। पुंडीर साहब, ये अपने आप में इसलिए सवाल सही नहीं होगा क्योंकि ये पार्टी निर्धारित करती है कि दरअसल बीजेपी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मत प्रतिशत कितना किस पार्टी को मिलता है उसके आधार पर यह तय होता है और जाहिर सी बात है उसके आधार पर ही तय होगा कि क्या आगे होने जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो आरजेडी को लेकर अभी अपनी अभिव्यक्ति को सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आरजेडी बिल्कुल सही है। फहीम खान साहब लिख रहे हैं ओनली बीजेपी, बीजेपी ओनली। सागर साहब लिख रहे हैं। तिवारी जया पांडे जी लिख रही हैं सिर्फ बीजेपी। रामेश्वर मंजू जी लिख रही हैं सिर्फ बीएचपी। नेहा जी लिख रही हैं सिर्फ बीएचपी। रतन जी लिख रहे हैं मोदी जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो देखिए, तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, ये आपकी भावनाएं हैं। इन भावनाओं से खैर चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आप सब लोगों की बातें सामने जरूर हैं। बिहार में लोगों को इस बात को लेकर भी सनद होगा कि दरअसल क्या है और कैसे किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिस तरह से बिहार की जनता अपने जनादेश को सामने रख रही है, यह बहुत बड़ा सबक होगा। सबक इसलिए क्योंकि क्या जंगल राज की परिकल्पना आज भी लोगों की रूह को कपा जाती है, और अगर ऐसा है तो फिर तो मानकर चलिए कि आरजेडी को अपना बुढ़िया बस्तर बंद कर देना चाहिए, क्योंकि कम से कम तेजस्वी यादव के लिए तो बड़ी मुश्किल होगी। रश्मि मेहरा का सवाल है, क्या कांग्रेस डिजास्टर होगी तेजस्वी के लिए? रश्मि यादव जी, आपका सवाल है कि क्या कांग्रेस डिजास्टर होगी। कांग्रेस के बारे में 2-4 टिप्पणी हम कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी आज अगर बिहार में अपने अस्तित्व को तलाशने की कोशिश कर रही है तो सबसे पहले उसे अपने आप से यह सवाल पूछना चाहिए कि यह पार्टी है कहां पर। कांग्रेस पार्टी बिहार में कम से कम बीते 25 साल से बैसाखियों पर चल रही है और उस बैसाखी का नाम है आरजेडी। कांग्रेस पार्टी ने एक नेशनल पार्टी होते हुए भी बिहार जैसे बड़े प्रदेश को जिस तरीके से हाशिए पर रख दिया है अपनी राजनीतिक अवसरवादिता की वजह से, उससे तो बस अफसोस किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी के तमाम रणनीतिकार की सोच पर, और यहां तक कि कांग्रेस पार्टी क्या वाकई में तरक्की कर सकती है। लोकसभा की 40 सीटें बिहार में हैं। 40 सीटों पर अगर आप पहले से हथियार डालकर एक दूसरी पार्टी के बैसाखी पर चलने की कोशिश करेंगे तो आप अपनी राजनीतिक जमीन कभी नहीं बना सकते। आप जरा देखिए ना, राहुल गांधी ने कितनी सभाएं की, 8 सभाएं राहुल गांधी के द्वारा, और उसमें भी बीच में वो शिमला चले गए थे 3 दिन के लिए। राहुल गांधी के लिए क्या यह जरूरी नहीं था कि धुआंधार प्रचार करते? अगर तेजस्वी यादव 270 चुनावी सभाएं कर सकते हैं तो क्या राहुल गांधी के लिए आवश्यक नहीं था कि वो कम से कम 100 चुनावी सभाएं करते? पार्टी आपकी है, आप पार्टी के अध्यक्ष ना सही लेकिन अध्यक्ष रह चुके हैं। पार्टी के चेहरे के तौर पर आज आप ही सामने हैं, तो फिर क्यों नहीं इतनी मेहनत करते? क्यों नहीं राज्य के स्तर पर लोगों को खड़ा किया जाता है? क्यों ऐसा होता है कि कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर साल में 4.5 साल अगर देखें तो कोई नहीं होता, और अंतिम 6 महीने में लोग आते हैं टिकट लेने के लिए, क्योंकि शायद इसी से कुछ पैसे उगाही की बात निकल आए और कुछ लोगों की राजनीतिक मंशा और इच्छा पूरी हो जाए।
ऐसी पार्टी होने से तो बेहतर है कि आप अपनी दुकान वहां बंद कर दीजिए, कहिए साहब हम नहीं कायबल हैं, हमसे नहीं हो सकता। ये तो आरजेडी का वोट है जो कांग्रेस को ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से कांग्रेस सीटें जीतती है। 2015 में भी कांग्रेस को जो प्रदर्शन हमने देखा था वो अपने आप में सामने है, और इस बार भी अगर 18 सीटों पर कांग्रेस ने अपनी बढ़त बनाई हुई है तो ये भी आरजेडी की देन है। इसमें कांग्रेस का कोई योगदान नहीं है, कोई जातीय समीकरण नहीं है, कोई नेताओं का दमखम नहीं है, कोई केंद्रीय नेतृत्व का वहां पर कोई कहना नहीं है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व का तो कोई स्टेट पर है ही नहीं, इसलिए कांग्रेस को लेकर तो बड़ा निराशाजनक स्थिति है। और हम जैसे पत्रकार जिन्होंने कांग्रेस को एक जमाने में बड़े फलते फूलते देखा था, जिनकी वजह से बिहार में पतन भी बड़े पैमाने पर सामने आया, उस पार्टी का आज पूरी तरीके से गायब हो जाना ठीक वैसे जैसे उत्तर प्रदेश से है। राज्य के लिए तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए उससे भी कहीं ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो बात मैं सीधे तौर पर सामने रख सकता हूं। बिहार के लोगों को अभिषेक जी लिख रहे हैं, अभिषेक सिंह साहब लिख रहे हैं, बिहार के लोगों को बीजेपी पर भरोसा रहा है, वैसे नॉन एजुकेटेड को इलेक्ट क्यों करते हैं? अभिषेक जी 9वीं पास तेजस्वी यादव हैं, नॉन एजुकेटेड आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन हमारे देश में अनएजुकेटेड या नॉन एजुकेटेड बहुत सारे लोग हैं, ये कोई पहला व्यक्ति नहीं है। ये बात अलग है कि शायद कॉमन सेंस कई बार नॉन एजुकेटेड लोगों के पास ज्यादा होता है, अगर वो चाहते तो बेहतर नेता के तौर पर सामने आ सकते थे। लेकिन जरा देखिए ना, अभी 6 महीने से उनकी सक्रियता दिखाई दे रही है। उसके पहले कहां थे भाई? विधायक तो आप थे ही, उसके पहले 18 महीने आप उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आप सक्रिय राजनीति में रहते, अपनी एक पूरी जमात तैयार करते, एक पौध तैयार करते, लोगों के बीच में घूमते, बातचीत करते, तो लोग आपसे कनेक्ट करते, लोग जानते कि आप क्या है। हम देखिए ना, हेमंत सोरेन की बात देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन 2.5 साल तक पूरे स्टेट में दौरा करते रहे, यात्राएं करते रहे, लोगों से मिलते रहे, तभी तो उन्हें लोगों ने पसंद किया, मौका दिया। रघुवर दास को नहीं पसंद कर रहे थे, बीजेपी के चेहरा थे, लेकिन नहीं पसंद किया, उखाड़ फेंका बीजेपी को, और वहां पर हेमंत सोरेन की सरकार बन गई। हेमंत सोरेन अगर अब अपनी इस पॉलिटिकल कैपिटल को बाहर खिड़की के फेंक दें तो ये उनकी गलती होगी, लेकिन उन्होंने काम किया है। जरा देखिए ना जगन रेड्डी को, जगन रेड्डी तकरीबन 1.5 साल तक खाक छानते रहे। आज देखिए जनता ने कितने बड़े पैमाने पर समर्थन के साथ उन्हें खड़ा किया। नेताओं की सबसे बड़ी थाती या सबसे बड़ी कमाई उनका जन समर्थन होता है। अगर ये तमाम नेता, चाहे हम अखिलेश यादव की बात करें, तेजस्वी यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, जिन्हें हम बाबा लोग कह सकते हैं, ये बाबा लोग अगर जमीन पर उठकर काम करने लगे तो शायद जनता भी इन्हें भरोसा करे। लेकिन अभी कहना बड़ा मुश्किल है, इट्स टू क्लोज टू अ कॉल। मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनी जाती है, जिसके आसार अभी हैं, खत्म पूरे तरीके से नहीं हुए, तो फिर नैरेटिव दूसरा होगा, फिर आप मुझे ही कुछ अलग कहते हुए देखेंगे। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर एक पॉलिटिकल कैपिटल तेजस्वी यादव को मिलता है और उस पॉलिटिकल कैपिटल के साथ वो एक अच्छे साफ सुथरे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों के सामने खड़े होंगे, तो उनके सामने भविष्य बड़ा सुनहरा है, क्योंकि अभी यंग है, 31 साल के हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो बिहार में संभावनाएं अपार है, लेकिन अभी जो कुछ हो रहा है उसके आधार पर तो यही कहा जा सकता है, ऐसा चुनाव देखा है क्या कहीं। बहुत धन्यवाद, आप सब मेरे साथ जुड़े, बातचीत हुई, फिर मिलेंगे, फिर बातचीत करेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव पर विश्लेषण बड़े लंबे समय तक होता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।